आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है जलसे की मशरूत इजाजत, फिर छापे, गिरफ्तारी और पाबंदियां क्यों? जजीरों की सियासत में जजायर के वारिस नजरअंदाज क्यों किए जा रहे हैं? टिकटॉक पर पाबंदी की असल वजूहात क्या है? और फिर मीर रियासत अवाम तब्दीली से शकवा कुना क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम को गुजरावाला में मैदान सजाने की मशरूत इजाजत मिल गई है। जलसे से कबल ही हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बयानबाजी का सिलसिला भी देखा जा रहा है। आज दिन भर दोनों फरीकैन का फोकस गुजरावाला में होने वाला जलसा ही रहा और दोनों तरफ से तनकीद के नश्तर खूब बरसाए जाते रहे। क्या माहौल रहा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ना ये कंटेनर किसी काम आएंगे, ना ये हथकंडे किसी काम आएंगे और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान में जमहूरियत फतह की इंशाल्लाह इब्तिदा होगी। 16 तारीख को आवाम का एक समंदर गुजरावाला का रुख करेगा और न्याजी सरकार को खत्म करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बहुत जल्द ये वजीर आजम साहब खुद चले जाएंगे या सदर साहब को लिखेंगे कि असेंबलियों की तहलील करने का। हमारे इस जलसे से हुकूमत को बड़ा खौफ नजर आ रहा है और डर के मारे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भतीजी ने आपकी जमात हथियाली आपसे, आप नहीं नैब पे जा सकते, नहीं जा सकते। मुझे पता चला आजकल बड़ी खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं नैब में लोगों से। भाईजान हम नहीं जा रहे, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी है। जलसे की इजाजत के बावजूद कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी देखा जा रहा है। गुजरावाला डिवीजन में अपोजिशन के वर्कर्स को हिरासा करने का सिलसिला भी जारी है। ये खबरें भी सामने आ रही है कि वर्कर्स को हैरासमेंट का शिकार भी बनाया जा रहा है। अब यही नहीं है बल्कि इंतजामिया ने गिरफ्तारियों का दायरा लाहौर तक बढ़ा दिया है और लाहौर पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमा अतीक भट्ट के घर घुस गई। अतीक भट्ट वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदार है। इस वक्त हुकूमत की जानिब से अपोजिशन का जलसा नाकाम बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब अपोजिशन ने जलसे की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। इस जलसे के हवाले से अपोजिशन कितनी पुरुमीद है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे जिले इंतजामिया और पीडीएम की क़यादत के दरमियान 28 नकाती मुआहदे पर। मुआहदे के मुताबिक जलसे का वक्त दोपहर 3 से रात 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जलसे के दौरान कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखना लाजमी करार दिया गया है। दोनों फरीकैन ने इत्तफाक किया है, ये कंसेंसस हुआ है कि बगैर मास्क और सैनिटाइजर कोई कारकुन जलसे में दाखिल नहीं हो सकता। इंतजामिया ने शर्त आयद की है कि पीडीएम का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी जगह तकरीर नहीं करेगा। मुआहदे के नकात के मुताबिक पीडीएम जीटी रोड बंद नहीं करेगी और न ही अपनी तकारीर में मुल्की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई बात करेगी, कोई तकरीर की जाएगी। मुआहदे के मुताबिक कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए जलसे में शरीक हर फर्द के लिए लाजमी होगा कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। शुरका के दरमियान 3 से 6 फीट का फासला रखा जाए। अब यही नहीं है बल्कि जलसागाह में दाखिले से कबल तमाम शुरका डिसइंफेक्शन गेट से गुजारे जाएंगे। कोरोना एसओपीज के हवाले से इन शराइत पर अमल करना यकीनन एक मुश्किल अमल दिखाई देता है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि तकरीबन नामुमकिन है तो ये भी कहना कोई बेजा नहीं होगा। एक जानिब अपोजिशन जमातों को जलसे के लिए महदूद वक्त दिया गया है तो दूसरी जानिब उन्हें जलसे में शरीक अफराद के एसओपीज पर पाबंदी का जायजा लेने का भी कहा गया है। एक आदमी कोरोना एसओपीज की पाबंदी कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी देखा जाएगा। ये जायजा लेने के लिए अगर सिर्फ 10 सेकंड्स रखे जाए, यानी 20 सेकंड हाथों को सैनिटाइज करने के लिए रख दिए जाए और 10 ही सेकंड्स का दौरानिया डिसइंफेक्शन गेट से गुजरने का रख दिया जाए और उसके लिए मख्तस किया जाए, तो एक फर्द को जलसागाह में पहुंचने के लिए 40 सेकंड्स दरकार होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन को जलसा करने के लिए 9 घंटे दिए हैं, यानी अपोजिशन के पास जलसे के लिए 32,460 सेकंड्स है। अब अगर एक बंदा जलसागाह में पहुंचने के लिए 40 सेकंड्स लेता है तो जलसे के इख्तिताम तक सिर्फ 810 अफराद ही स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। प्रॉपर एसओपीज के तहत अगर स्टेडियम में दाखिले के लिए 3 रास्ते भी रख लिए जाए तो सिर्फ 2400 अफराद ही स्टेडियम में दाखिल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुर्सियों के दरमियान फासले की बात करते हैं। स्टेडियम में 40,000 तमाशाइयों जबकि मैदान में 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, यानी स्टेडियम में 60,000 के करीब अफराद आ सकते हैं। लेकिन अगर अफराद के दरमियान कोरोना एसओपीज के तहत फासला रखा जाए तो यही तादाद सिमटकर 20 से 25,000 हो जाएगी। लेकिन एक सियासी पावर शो के दौरान इस पाबंदी का ख्याल रखना भी तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जिला इंतजामिया ने यह शर्त आयद कर रखी है कि जीटी रोड पर कोई इस्तकबाली कैंप नहीं लगेंगे, ना ही क़यादत को खिताब की इजाजत होगी।
ये भी बज़ाहिर एक नामुमकिन सा अमल दिखाई देता है। इसी तरह जीटी रोड पर मजमा लगाने और वॉल चॉकिंग की भी इजाजत नहीं होगी। यानी ऑपोजिशन जमातों को कोरोना एसओपीज की आड़ में दबाने की कोशिश, एक तासुर दिखाई दे रहा है कि शायद ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी हुकूक के इदारे फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि दुनिया भर की हुकूमतें कोरोना वायरस की वबा को जवाब बनाकर लोगों पर निगरानी का दायरा कार बढ़ाने और ऑनलाइन नाराजगी को दबाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, जिसके नतीजे में इंटरनेट की आज़ादी में कमी आई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कई ममालिक के हुक्काम ने कोविड-19 की वबा का हवाला देते हुए शहरियों की निगरानी और फिर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जिन्हें कभी दखल अंदाजी के मुतरातिफ समझा जाता था, उसको जायज़ ठहराया जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इसके नतीजे में नाराजगी की आवाज़ों पर सेंसरशिप में इजाफा हुआ है और समाजी कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी के निज़ाम में तोसी हुई है। क्या हुकूमत वाकई कोरोना एसओपीज के जरिए ऑपोजिशन की आवाज़ बंद कर रही है? क्या ऑपोजिशन जमातों के इज्तिमात से कोरोना वायरस फैलने के खदशात में इजाफा हुआ है? क्या मुल्क में कोरोना की वबा फिर सर उठा रही है? मंगल को लाहौर में कोरोना के 5 अमवात हुई हैं, जबकि आज भी 22 दिनों के बाद मुल्क में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद ने 700 से तजावुज कर लिया है। यादाद में इशारा कर रहा है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो हुकूमत है ऑपोजिशन के जलसों से खाइफ होकर कोरोना केसेस बढ़ने की बात कर रही है, या कि कोरोना केसेस बढ़ने में वाकई कुछ सदाकत भी है? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है तो पहले तो आप इस बात पे यकीन रखिए कि मैं आपसे गलत बयानी कभी नहीं लूँगी। वजह यह है कि मेडिकल एथिक्स इंडिकेट कि हमें हमेशा आपको सही खबर देनी चाहिए, और मैं इसलिए कभी गलत बयानी नहीं करती। पिछले 10 दिन के अंदर आहिस्ता केसेस बढ़ने शुरू हुए और पिछले 1 हफ्ते के अंदर तो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। आज से 10 दिन पहले हमारे केसेस जो थे वो 2 फिगर्स में थे, और 7 दिन पहले दे जम्प्ड अप टू 130, 120। अब आज के दिन 232 केसेस जो हैं, 223 केसेस हमारे सामने आए हैं। 223 न्यू केसेस हैव बीन, तो उसका मतलब है द नंबर हैज़ डबल्ड अप। रोकें तो तब बुरे, और अगर ना रोकें तो तब बुरे। तो मेरा ख्याल है ना रोक के हमने जिम्मेदारी उनको दे दी है कि हम आपको नहीं रोक रहे, आप जलसा करें, पर मेहरबानी करके आप SOPs ज़रूर जो हैं वो प्रैक्टिस करें ताकि ये वबा ना फैले। और ये सबको पता है कि अगर मास्क पहन लें हम तो 70% इस वबा में रुकावट आ सकती है। डॉक्टर साहब, अगर SOPs वायलेट होती है, अगर SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, क्योंकि मैं कुछ FIRs देख रहा था जो हुकूमत ने दी हैं, तो पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 के तहत कुछ FIRs का इंदराज भी हुआ है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर। तो अगर यहाँ जलसे जुलूसों के अंदर ऐसा होता है तो क्या फिर आप FIRs का इंदराज करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है। कल सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन देखने के बाद आपको बताएंगे। लेकिन ये जो हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, आपको पता है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर, पंजाब में अभी भी हम लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हुए। 856 ऐसे इलाके हैं विच आर अंडर स्मार्ट लॉकडाउन। यहाँ तकरीबन इस वक्त कोई 5,500 से 6,000 बंदे जो हैं उन पर पाबंदी लगी हुई है ऑफ मूवमेंट, और इसी तरह कोई 1300 प्लस पेशेंट्स हैं जिनको कन्फाइन किया हुआ है, घरों में आइसोलेट किया हुआ है। नाउ और ये भी मैं बता दूं कि जी ये तो FIR के तो बाद में पता चलेगा ना। अगर तो अभी मैं एंटिसिपेट कर लूं, मैं कह दूं कि जी हम FIR दे देंगे, तो अभी आपको अगर SOPs फॉलो नहीं होते। जी डॉक्टर, एक सेकंड आप मुझे बताइए, अगर आप इस बात पे इंस्टिगेट कर रहे हैं मुझे कि मैं बार बार ये कहूं कि FIR देंगे फलां, विच आई एम नॉट डूइंग इट। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि भाई वो उनका हक है, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं। आप ज़रा हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करके ज़रूर प्रोटेस्ट करिए। गुजरावाला में कंटेनर्स की पकड़ धकड़, कंटेनर्स के जो मालिकान है वो भी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, देखिए कारकुनान भी गिरफ्तार हो रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स में। अगर तो देखिए बात सुनिए, उन्होंने कहा जी 400 बंदे हमारे गिरफ्तार हो गए, 500 बंदे हमारे गिरफ्तार हो गए। नाम देते हैं उन बंदों के जो गिरफ्तार हो गए। वजह ये बातें जो है, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं ना इसके। ये मसला ये होता है कि लोकली पुलिस जो है वो अपनी एक कार्रवाई कर रही होती है, जिसके अंदर कई दफ़ा हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनको मना, पॉलिटिकली वी हैव सेड, और इमरान खान साहब ने भी कहा है और उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा है कि हम बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्यों ऑपोजिशन को अभी तक इंगेज नहीं किया जा रहा है, या को मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हो रहा है? मेरा ख्याल है उनको बुला के नहीं, बिल्कुल
मेरा ख्याल है उनको इंगेज ही किया था, तभी तो उनके पास वो सारा SOPs और वो जो हमारे पहुँचे हैं वो इंगेज करने के बाद ही पहुँचे हैं ना। और इजाज़त भी स्टेडियम की दी गई है, इसी वजह से स्टेडियम की डॉक्टर साहब इंतजामिया तो बात कर रही है, लेकिन आपको पता है पॉलिटिकली जो इश्यूज है वो हैंडल पॉलिटिकल क़यादत ही करती है या मुज़ाकराती टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जैसे आप निकले थे तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मुझे तो खैर ऐसी मुज़ाकराती कमेटी कोई याद नहीं पड़ती। वो तो आखिर में जाके जब बहुत शोर मच गया था तो कोई मुज़ाकराती कमेटी बनी थी ना, किसी ने कोई शुरू में बात की थी। आपको पता है जिस मसले के अंदर हमने धरना डाला था, धरना दिया था, आज जिस मसले में ये प्रोटेस्ट करें उनमें बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर साहब वो तो कहते थे कि पूरा इलेक्शन ही जाली है और ये हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड हुकूमत है, उनका तो दावा ये है। डॉक्टर साहब देखिए ना, एक तरफ ऑपोजिशन सड़कों पर है, महंगाई है, वफाकी दारुल-हुकूमत में भी लोग जो है वो धरना दिए बैठे हैं। हुकूमत प्रेशराइज नहीं है, हुकूमत तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। मरीम बीबी कहती है कि जनवरी तक का वक्त है। असल में मरियम बीबी के पास को मेरा ख्याल है नजूम का कोई नया इल्म आ गया है, इससे पहले नहीं होगा। और क्योंकि मेरे पास तो नजूम का कोई इल्म नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट से एनीथिंग। उनके पास शायद कोई नजूम का इल्म आया जिसके ऊपर वो कह रही है। अहम चीज़ देखें, आपको मैं बताऊं, वो कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत है। आपका ख्याल है इलेक्शन हुई है, जिस इलेक्शन के अंदर जो ये जीते हैं वो तो ठीक जीत गए और जो हम जीते हैं हम गलत जीत गए। वो बताइए वो कैसे हुआ? वो अंपायर की उंगली जिसको आप कहते थे वो सिलेक्टर कह रहे हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी जो है उनकी शायद वो जिस अंपायर की उंगली की बात कर रहे थे उसके साथ शायद उनके वो बातचीत नहीं चली, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों कहा कि शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खुद ही आपको पता है एक इंटरव्यू में कहा है, ये मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि उन्होंने कहा कि हम ये बात हो रही थी कि शायद कोई सोल्यूशन, तो ये किस एम्पायर से बात कर रहे थे वो? उस वक्त किससे बातचीत हो रही थी शहबाज शरीफ की? किसी ने पूछा? तो जिन कंडीशंस के तहत जलसा हो रहा है उनमें से चंद कंडीशंस ये भी है कि आप फौज और आइन के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं और फिर उसमें मुजरिम जो है बात नहीं कर सकते। तो क्या इस जलसे में मियाँ साहब को इसका मतलब तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फिर मरियम बीबी तकरीर नहीं कर पाएंगी इस जलसे में? देखिए, मैंने तो किसी की तकरीर पे पाबंदी आयद नहीं करनी और मेरा ख्याल है तकरीरें सब करें, शौक़ से करें। सिर्फ ये बात ज़रूर ख्याल रखें कि सबसे बड़ी ये बात है, पाकिस्तान की हर अदारा हमारा अपना है। फ़ौज हमारी है, जुडिशरी हमारी है, जितने अदारे हैं सब हमारे हैं। सोच समझ के आपको इनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो हमारे दुश्मन हैं, इस मुल्क के दुश्मन, उनको आप तकवीयत देते हैं। आप बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामान भी हमारा इदारा है और पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दे रही थी तो उस वक्त पार्लियामान पर भी खुदा न खास्ता लानत भेजने की बातें हो रही थी और ऐसे जुमले अदा किए जा रहे थे जो आईनी इदारे के खिलाफ नहीं अदा करने चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है जो 2014 का धरना था मैं उसका हिस्सा थी। आपके सामने भी मैंने ये दोबारा बात कही, हमारे में और उनमें ये फ़र्क है कि हमने पूरे साल पूरी कोशिश कर डाली कि वो 4 हलके खोल दें। अगर वो 4 हलके खोल देते तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म का धरना होना था। वो बात दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाना था। हमें मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। ये इनको कोई इन्होंने हलके खुलवाने हैं तो बताएं। ये जो कहते हैं ना हमारा ये चोरी कर लिया गया और हमारे साथ जाति कर दी गई और इस इलेक्शन से कहिए कौन से हलके खोलते हैं, दिखाते हैं इनको भी तसल्ली हो जाए कि ये जहाँ हारे वहाँ हारे, मुझे बताइए कि और जहाँ हम हारे वहाँ हमारे। व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ पीडीएम और ऑपोजिशन? क्या मुस्तकबिल देख रही है आप? देखें जी, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं और मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि सबसे बड़ी बात है ये जो है पीपल पार्टी वाले और नून लीग वाले, ये इनकी सर्वाइवल की जंग है। मौलाना साहब जो हैं वो तो बिल्कुल ही बेचारे सियासी यतीम हो गए थे, उनकी तो सबसे बड़ी जंग है। वो इसलिए अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ख्याल है कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, देर पा नहीं है। नहीं, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, इनको आपस में ये दबार नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक रहा नून लीग का ताल्लुक, नून लीग के हालात तो आपके सामने हैं। बड़े साहब जो हैं वो तो बैठे हुए हैं वलैत में जाके, वलैत से वो हुक्म दे रहे हैं कि बाहर निकलो, क्योंकि वो अपनी बेटी की सर्वाइवल की बात इस वक्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो तख्त नशीन है, क्योंकि वो हुक्मरान ख़ानदान है, वो जो उनकी तख्त नशीन है वो किसी तरीके से सियासत में आगे आ जाएँ। दूसरी तरफ उनके छोटे भैया हैं। आप
आपको छोटे भैया का अगर अच्छी तरह याद हो तो जिस दौरानिया में ये तशरीफ वापस लाए थे इंग्लैंड से, तो आपको पता है ना, छोटे भैया एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, यहीं गोल गोल फिर रहे थे, इधर ही यहीं सैर और आपके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मरियम बीबी जो है वो हुकूमत तो नहीं जाएगी लेकिन वो बाहर चली जाएंगी, तो इस बात में भी सदाकत है कि मरियम बीबी भी बाहर जा रही हैं? देखिए जी, एक दफ़ा तो पूरी कोशिश इन्होंने की थी। अगर आपको याद हो तो फरवरी का महीना था, नवाज शरीफ साहब की कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी थी और नवाज शरीफ साहब हाँ बच्चों की तरह जिद करके बैठ गए कि मेरी बेटी आए यहाँ, फिर मैं अपनी कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो आपका क्या ख्याल है, वो क्या कोशिश कर रहे थे कि मरियम भी मेरे पास आ जाए? अब भी मियाँ साहब वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आपको मरियम बीबी बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब? देखिए मेरा तो ख्याल है, मेरी तो एडवाइस है मियाँ साहब से कि देखें हमने कितना अच्छा इलाज किया आपके प्लेटलेट्स का, कि माशाल्लाह आपके प्लेटलेट्स तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। इंग्लैंड वालों ने अभी तक आपका कोई इलाज नहीं किया, आप वापस हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम अच्छा इलाज आपका करेंगे, आप इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे और फिर आप अपनी सियासत दबा के करिएगा यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी है। PDM के ज़ेर एहतमाम जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाज़त मिलते ही दूसरी तरफ तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। जलसे के लिए 84 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया जा रहा है। पंडाल में 15,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इसके बावजूद ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कितने आदमी होंगे, इस पर बहस जारी है। इस पर चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं। शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने क्या चैलेंज दिया और उस पर क्या जवाब मिला है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिन्ना स्टेडियम को भरें। उन्होंने जो चैलेंज किया है ना, उनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मीडिया ही दिखा दे कि जिन्ना स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। अब हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी रखे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे में शिरकत के लिए रूट भी फाइनल कर लिया गया है। मरियम नवाज नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा से रवाना होंगी और रैली की शक्ल में बाबू साबू और फिर शादरा पहुंचेंगी। शादरा में MNA मलिक रियाज कारकुनान के हमरा मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। मुरीद के और काबू के में जो मकामी क़यादत है और कारकुन मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद होंगे। इसी तरह PDM की दीगर क़यादत भी रैलियों की शक्ल में जलसागाह पहुंचेगी। जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत कितनी तैयार है, छापे और गिरफ्तारियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना चैलेंजिंग है उनके लिए, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान की सीधे रहनुमा सायरा अफजल तारड़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहब आपके वक्त के लिए। शिबली फराज साहब ने एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि 5,000 बंदे आप अगर जिन्ना स्टेडियम में इकट्ठे कर लेना, मतलब ये चैलेंज है जिस पर जवाब भी आया है। तो इस वक्त क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी तो आप समझती हैं, आप उस वक्त वहां पर मौजूद है, ज़मीनी हकायक क्या बता रहे हैं? क्या वाकई चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के लिए 5,000 लोग भी इकट्ठे करना? आप लोगों के पास कोई कैमरे हैं या कोई मीडिया के लोग आपके चैनल के मौजूद है ना, तो उनको कहें कि इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में भेज के देखें। मेरा ख्याल है कि 30-40 हजार बंदा तो भी वहाँ मौजूद है। अब ये मजाक है कि आप कहें कि जी जो ये कर रहे हैं ना, आप यकीन करें अभी मेरे 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों को इन्होंने पकड़ा है। मेरे जिलों में इन्होंने और भी नफरी मंगवा ली, हाफिजाबाद में बाहर से, और अभी ये रेड्स कर रहे हैं। इनको अगर फिक्र नहीं है, अगर हम 5,000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर ये सारा कुछ ये क्यों कर रहे हैं? इनको तकलीफ किस बात की है? कल रेड हुई हैं, दुकानें सील कर दी हैं, फ्लेक्सों वाले सील कर दिए, साउंड वाले सील कर दिए, ट्रांसपोर्टरों को कहा है, बसों को कहा है। कभी आपने सुना था कि रिक्शों को पकड़ा है? पूरे हमारे थाना सिटी और सदर बेचारे लोगों के रिक्शों से भरा पड़ा है। तो इस वक्त सारे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है आपके लिए? कल चलाने देंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है आपके लिए? कारकुनान को वहां तक ले जाना, जो जलसागाह है वहां तक पहुंचाना चैलेंजिंग है? बिल्कुल, जो ये कर रहे हैं, जिस तरह आज मतलब पिछले 2 दिन से डिस्टर्ब हैं लोग, अपने घरों में नहीं सो रहे। अब आज जो मुझे इतला मिली है, कंटेनर इन्होंने भर के रख दिए नहरों पे, बीच में रेत भर रहे हैं थानों के आगे। की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैसे लोगों को लेकर जाएंगे जलसागाह तक? आपने क्या हिकमत अमल मुरतब की? हमारी स्ट्रेटेजी जो भी होगी, अब मैं इस तरह तो नहीं बताऊंगी, लेकिन लोग पहुंचेंगे। हमारे इतने जो लोग हैं वो अभी गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। मैं इसलिए भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने यकीनन वहां पर अगर इजाजत मिली है तो वो भी कंडीशनल है और उसमें कोई 28-30 पॉइंटर्स है जिसके ऊपर एक कंडीशन जारी की गई है कि ये एसओपीज अगर इन पर अमल दरामद करेंगे तो फिर गुजरांवाला की बजाय ये हर जिले को, जो गुजरांवाला डिवीजन का है, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन बैठती, हमें कहती कि जी इन एसओपी आप मुझे बताएं निकलने के लिए कौन सी एसओपीज हैं। 60 साल मेरे वालिद साहब को हो गए। मुशर्रफ का दौर देखा, यहाँ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं जिला हाफिजाबाद में, उन्होंने ज़िया-उल-हक का दौर देखा।
लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे ये कह रहे हैं कि जो आज कल हो रहा है ना, ये जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और ये कोरोना की वजह से नहीं कर रहे, कंटेनर कोरोना की वजह से खड़े कर रहे हैं। इस बार के जलसे में जो थोड़ी सी डिफरेंट बात वो ये है कि कोरोना एसओपीज भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, सबको मास्क पहनने पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि कंटेनर रखने से कोरोना के कौन से एसओपी फॉलो हो रहे हैं? फ्लेक्स की दुकानें बंद करने से कोरोना के कौन से एसओपी फॉलो हो रहे हैं? आपकी इंतजामिया फॉलो कराएगी सारे मशीन पे? आपकी जो इंतजामिया है जलसा की, वो फॉलो कराएगी वहां पे एसओपीज कारकुनान से? सबको मास्क दिए जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन रखा जाएगा? एसओपी फॉलो करें, वो तो हमें कह ही नहीं रहे एसओपी फॉलो करें, वो तो रेड कर रहे हैं। नहीं, ये कंडीशंस में लिखा हुआ है। नहीं, आप मुझे बताएं, हम करेंगे, हम कर सके जितनी बिल्कुल करेंगे, जो लोग खुद जिनको ख्याल है वो तो करेंगे। ये तो एक पागलपन की तरह ना कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, एहतियातन आपने भी कारकुनान को, रहनुमाओं को कॉल दी होगी कि 1-2 रोज पहले आप गुजरावाला पहुंच जाए, तो अब कितने लोग एंटर कर चुके हैं गुजरावाला? आप समझते हैं कि इस वक्त कितने लोग ऐसे जो सेफ जोन में? हमारी कोशिश ये है कि हमारे साथ जाएं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो ये कर रहे हैं, तो हमने एक काफी तादाद जो हाफिजाबाद के लोगों की है ना, वो अपने तौर पे जिनके पास गुजरावाला में रिश्तेदारियां थी, जिनके पास रहने का इंतजाम था, वो उनको हमने कहा आप जाएं। बाकी ये है कि अपना हमारा जो जुलूस है बड़ा, या हमारी रैली है, वो यहीं से जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा सायरा अफजल तारण हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि जजीरों की सियासत में जजायर के वारिस नजरअंदाज क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची के जजायर बंडल और बुड्डू के मंसूबे पर हुकूमत सिंध के खदशात को दूर करके काम किया जाएगा और इससे 1.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। यानी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस हवाले से बड़े पुरज़्म है कि अगर जजायर का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के अंदर आ जाता है तो वफाकी हुकूमत इसको बेहतर बनाएगी और वहां पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस हवाले से इमरान इस्माइल का क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये कोई सोसाइटी नहीं बनने जा रही, नहीं, इसका तमाम रेवेन्यू सिंध के पास जाएगा, सिंध की तरक्की पे लगेगा, सिंध हुकूमत के पास जाएगा। इससे तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। जितने लोग इतराज़ात उठा रहे हैं उनके पास कोई इन्वायरमेंटल स्टडी है नहीं इसकी मौजूद। हम वहाँ पर सीवरेज प्लांट लगाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, हम वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर इस मंसूबे को ग्रीन रखने के लिए पाकिस्तान का पहला ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट होगा। अब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की नजर में जजायर के जरिए 1.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि जजायर के साथ कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन जजायर की अहमियत क्या है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी की लंबाई 1050 किलोमीटर है, जबकि समंदर में 300 से ज्यादा छोटे बड़े जजायर मौजूद हैं। इन जजायर और साहिलों के साथ 8 लाख माहीगीरों का रोजगार पहले से ही वाबस्ता है। अब यही नहीं है, बल्कि साहिली पट्टी पर 338 किलोमीटर तवील टिम्बर के जंगलात मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में टिम्बर के 7वें बड़े जंगलात हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की जिन 2 अहम जजायर को कंट्रोल में लेना चाहती है, उन जजायर यानी भंडर और डंगी जजायर का कुल रकबा 12,000 एकड़ पर है। डंगी जजीरे की बात की जाए तो ये 4 किलोमीटर पर फैला हुआ है और एक शानदार जजीरा है, क्योंकि ये एक आधी गोलाई की शक्ल में है, इसलिए इसको डंगी यानी आधी गोलाई कहा जाता है। इस जजीरे के जुनूब में भंडाड़ है, जिसका नाम तब्दील होकर अब बंडल हो गया है। बंडल आइलैंड की जो बातें भी सामने आ रही हैं और इस हवाले से चर्चा भी हो रहा है। ये दोनों कई छोटे जजीरों पर मुश्तमिल जजीरे हैं। यहाँ रेत के टीलों के अलावा टिम्बर के जंगलात भी मौजूद हैं। ये फितरत की शानदार रंगारंगी से भरपूर और खूबसूरत जजीरे हैं, देखने में अच्छे हैं, भले लगते हैं। यही खूबसूरती अब इन जजीरों पर एक तेज तलवार की तरह लटकी हुई है। इन जजायर पर सदियों से चरते ऊँटों को तो शायद अभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि उनकी खुराक के लिए फितरत के दिए हुए रास्ते शायद अब बंद होने जा रहे हैं। अब यही वजह है कि वो बड़े बड़े मज़े से तिमर को अपनी खुराक बना रहे हैं। ये जजीरे इन दिनों में भी लोगों से सज जाते हैं जब यहाँ मेला लगता है, यानी यहाँ पर मेले ठेले भी होते हैं, या वो दिन जब माहीगीर मछली और झींगों का शिकार करके यहाँ खुश्क करते हैं, वहाँ पर भी उनका रोज़गार वाबस्ता है जो माहीगीर उससे मुत्तसिल है। आज 12,000 एकड़ रकबे पर फैले हुए इन जजीरों पर तामीरात की बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक रियल एस्टेट बिजनेस की बात की जा रही है। जब दुनिया में माहौलियात के हवाले से एक भूचाल आया हुआ है, यानी एक तरफ ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, कई मुल्क डैमों को तोड़ रहे हैं और दरख्त लगाने के साथ साथ तिमर के जंगलात को उगाया भी जा रहा है।
यहाँ तक कि कई डूबते हुए जजीरों को बचाने के लिए बड़ी संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। बल्कि खुद वजीर आजम बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी बात करते रहे हैं, दरख्त लगाने की बात करते रहे और सिंध हुकूमत इंडस डेल्टा के मिड फ्लैट्स में रिकॉर्ड तिमर के दरख्त लगाने पर बहुत खुश भी है। तो ऐसे हालात में जजीरों, खासकर इन जजीरों पर तामीरात के असबाब क्या है, क्यों तामीरात की जा रही हैं, वो भी ऐसे जजीरों पर जो एक तो इंडस डेल्टा में है और फिर इंडस डेल्टा जो रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद हैं। या आपको रामसर कन्वेंशन के हवाले से भी बताते हैं कि ये जो ट्रीटी है ये क्या कहती है। 1970 में ईरान के शहर रामसर में माहौलियात के हवाले से एक सेमिनार हुआ था जिसमें यह फैसला हुआ था कि दुनिया में जहां जहां माहौलियाती तौर पर जरखेज झीलें और इलाके होंगे, इदारे उनके सर्वे करेंगे और इस सर्वे पर पूरा उतरने के बाद से रामसर साइट करार दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया को। ऐसा होने के बाद फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ वहाँ की मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा और दूसरी इंतहाई संजीदा बात वो ये है कि कराची को सुनामी से बचाने के लिए फितरत ने इन जजीरों और तिमर की सूरत में एक दीवार बनाई हुई है। एक आहली दीवार सी है जो इन दरख्तों की सूरत में खड़ी हुई है जो तूफानों को आने से रोकती है। इसको बर्बाद करने के पीछे अब आखिर क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि इस कुदरती हुस्न को, इस फितरत को तबाह किया जाए? सवाल तो ये भी है 1.5 लाख अफराद की खातिर 8 लाख अफराद का रोजगार क्यों छीना जा रहा है? वफाक और सिंध हुकूमत जज़ायर पर सियासत कर रही है मगर कराची के असल मसाइल नजरअंदाज क्यों किए जा रहे हैं? आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई दर्दनाक दिन था। आज शिमाली वजीरिस्तान में अजीम माओं के बहादुर बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो गए हैं और जब जब मादरे वतन आवाज़ देती है तो यकीनन ये जांबाज ये कहते हुए लपकते हैं कि वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमक में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया जिसके नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात याबा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बम IED से हमला किया जिसके नतीजे में 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद शामिल हैं। शहदा में नायब सूबेदार शकील आज़ाद, हवालदार यूनुस खान, नाइक मोहम्मद नदीम और लांस नाइक इस्मतुल्लाह शामिल हैं। आज वतन की मट्टी पर कौम के बहादुर बेटों ने, कौम के इन सपूतों ने कुर्बान होकर अपनी जान निछावर करके दुश्मन को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के जवान अर्ज़ वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है जिन्होंने सरहदों के साथ साथ मुल्क के अंदर भी अपने लहू की कुर्बानी देकर अपने वतन को और उसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। कौम इन हज़ारों माओं को सलाम अकीदत पेश करती है, वो हज़ारों माएँ जिनके बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। ये कौम उन हज़ारों बहनों को भी सलाम पेश करती है जिनके भाई, जिनके सुहाग इस देश का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उन अजीम माओं के अजीम बेटों को कौम का सलाम। कौम जानती है कि जिस दिन न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि टिकटॉक पर पाबंदी क्यों आयद की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस पर क्या रिमार्क्स है। रिमार्क्स का जिक्र होगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि PTA ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाते हुए अदालत के 2 फैसलों की खिलाफ वर्जी की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक पर पाबंदी सिक्योरिटी के पस मंजर में तो नहीं लगाई गई, इस तरह तो फिर पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। कहीं ये तो नहीं है कि मोटरवे पर जुर्म हो गया तो मोटरवे भी बंद कर दें, फिर तो सारे चैनल्स भी बंद कर दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कौन फैसला करता है कि ये गैर अखलाकी और ये गैर अखलाकी नहीं है, क्यों ना PTA के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। हाईकोर्ट ने PTA को नोटिस जारी करते हुए इदारे के सीनियर अफसर को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। दूसरी जानब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA और टिकटॉक इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब हो गया है। टिकटॉक की सीनियर इंतजामिया ने PTA को ऑनलाइन मुलाकात में मुतमईन कर लिया है, जबकि गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को मुनासिब बनाने के हवाले से इक़दाम करने की यकीन दहानी भी करा दी है। टिकटॉक के सीनियर नुमाइंदे ने मकामी कवानीन के मुताबिक मवाद को एतदाल पर रखने के हवाले से इक़दामात से PTA चेयरमैन को आगाह किया है। अब एक और मामले का तज़किरा करते हैं। एशिया इंटरनेट कोलिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक खत लिखा गया है जिसपे ऑनलाइन मवाद की निगरानी के लिए तैयार करदा बिल रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कॉन्टेंट 2020 पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इस बिल के जरिए मवाद को रेगुलेट करने की ताकत, सारिफीन के डेटा तक रसाई जैसे कॉन्टेंट
इसी तरह से ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन हिस्ट्री, तस्वीर, वीडियोस, ईमेल और फोन कॉल्स के मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई हासिल हो जाएगी और ये कानून शख्सी आज़ादी के खिलाफ होगा। बहरहाल इस तमाम मामले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, ना कि पाबंदी के जरिए आवाजें बंद कर। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि टाइगर्स तब्दीली से नाराज क्यों है। टाइगर्स हुकूमत से खफा दिखाई दे रहे हैं, इसकी तब्दीली की वजूहात क्या है, इसके पस पर्दा हकायक क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत मोहतरम वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब आज आपके दरबार में एक आम आदमी का मुकदमा लेकर पेश हुआ है। एक ऐसे आम आदमी का मुकदमा जिसने आपसे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। वो उम्मीदें क्या थी जो उसने आपसे वाबस्ता की थी? सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। पता ना, हमने गुनाह किया था ना इनको लाने का, हम गुनाहगार हैं, हमने पीटीआई को वोट दिया, हम भुगतेंगे, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, हम भुगतेंगे लेकिन लॉलीपॉप नहीं लेंगे, नहीं भुगत रहे हैं और किसी और को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमारे और उनके बीच में हम खुद ही निपटेंगे। हम आपसे लेंगे अपना हक सर। आपने सर हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है सर। हमें लोग ताने देते हैं, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी गई थी कि ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। हमें सपोर्ट करने की सजा दी है आपने सर। मीर रियासत ये एक फर्द की कहानी नहीं है, ये दास्तान है उन लाखों वोटर्स की जिनका इंतखाब आप थे, जिन्होंने आपके नजरिए नए पाकिस्तान और तब्दीली को वोट दिया था। उन वोटर्स को यकीन था कि 1 से 1.5 साल में तब्दीली आ जाएगी, मगर आपने तो उन्हें 100 दिनों में तब्दीली का ख्वाब दिखाया। ये वोटर 100 दिन मुकम्मल होने पर भी आपका दिफा करता रहा। तब्दीली का 1 साल मुकम्मल होने पर भी उसने सब्र के घूंट पिए। इस आम वोटर ने 1.5 साल और 2 साल की तकमील तक आपके वादों की तामील का इंतजार किया। मीर रियासत उस आम आदमी का पेट एहतसाब के दावों से भी नहीं भरता है। मीर रियासत उसकी भूख ऑपोजिशन को जेलों में डालने से भी नहीं मिटती है। मीर रियासत उस आम पाकिस्तानी को आपके वोटर को, तब्दीली के हामी को सस्ती रोटी, बेहतर रोजगार, सर पर छत की तलब है। उसके हाथ कभी फैले नहीं है, बल्कि ये तो अपना हक लेने के लिए आज पार्लियामान हाउस के बाहर बैठा है। उसका हलक आपको आवाज देकर खुश्क हो चुका है। मीर रियासत उस आम पाकिस्तानी की अपने वोटर्स की बात पर गौर करें, क्योंकि जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो आंखें छलक पड़ती है। रियासत आंखों की ये शबनम तो अर्शे हिलाई भी हिला देती है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।